नमस्कार। आज हम शिक्षा जगत से जुड़े कुछ बेहद ज़रूरी कानूनी मामलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास ये शिक्षक मामले समायोजन, प्रमोशन और वेतन सुनवाई वाले कुछ दस्तावेज हैं। हाँ। इनसे अंदाज़ा लगता है कि भारत में शिक्षकों के सामने क्या कानूनी चुनौतियां हैं और मतलब आगे कौन सी सुनवाइयां अहम हैं। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन दस्तावेजों को देखकर समझें कि भाई ये समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, फिर प्रमोशन और सैलरी, इनसे जुड़े कौन से बड़े मुद्दे कोर्ट में हैं और आगे क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, ये साफ कर दें कि जो भी बात होगी वो सिर्फ इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर होगी। जी बिल्कुल, जो जानकारी इसमें उसी पर। हाँ, कोई बाहर की जानकारी नहीं। और जाहिर है ये मामले उन सभी टीचर्स के लिए बहुत अहमियत रखते हैं जो इससे जुड़े हैं। तो चले पहले मुद्दे से शुरू करें। पहला मामला है शिक्षक समायोजन, मतलब टीचर्स की पोस्टिंग या एडजस्टमेंट में कुछ गड़बड़ियों का आरोप है। अच्छा। इन नोट्स में लिखा है कि इसी हफ्ते एक याचिका पर सुनवाई भी होनी है। तो इसमें मुख्य चिंता क्या बताई गई है? देखिए, इन कागजों के हिसाब से याचिका में मेन पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई, हाँ, एनसीटीई। हाँ, उनके नियमों को अनदेखा करके प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के जो भविष्य के पद हैं उन्हें भरने की कोशिश हुई है। मतलब नियमों का उल्लंघन। हाँ, ऐसा आरोप है। और एक बात और लिखी है जो थोड़ी दिलचस्प है कि इस याचिका को एक अलग, स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से पेश किया जाएगा। अच्छा, प्रभावशाली तरीका? हाँ, पर ये नहीं बताया कि ये तरीका दूसरों से अलग कैसे होगा। देखिए, एनसीटीई नियमों का जिक्र आपने किया, ये बहुत अहम है। जी। क्योंकि एनसीटीई तो है जो पूरे देश में टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड तय करती है, भर्ती के नियम बनाती है ना? बिल्कुल। तो ये नियम एक तरह से क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद है। अब अगर कोई याचिका ये कह रही है कि इनका उल्लंघन हुआ है तो ये तो सीधे सीधे उस भर्ती या समायोजन प्रक्रिया की वैधता पर ही सवाल उठा देती है। मतलब प्रक्रिया ही गलत हो सकती है। हो सकता है। इसका मतलब है कि शायद जो तय प्रक्रिया थी, जो स्टैंडर्ड थे, उनका पालन नहीं हुआ। अच्छा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव होता है, कभी नियमों की अलग अलग व्याख्या कर ली जाती है या फिर निगरानी में कमी भी हो सकती है। और ये सिर्फ कोई प्रोसीजरल गलती नहीं है, ये उन टीचर्स के भविष्य से भी जुड़ा है जिनकी नियुक्ति शायद इन नियमों के तहत होनी थी। सही बात है। और वो जो आपने कहा प्रभावशाली ढंग से पेश करने वाली बात, हाँ। वो सिर्फ कहने की बात नहीं होती। हाँ। कोर्ट में इसका मतलब हो सकता है कि याचिकाकर्ता शायद कोई नया कानूनी तर्क ला रहे हो। अच्छा। या कोई ऐसा सबूत जो पहले ना देखा गया हो, या सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देकर अपनी बात को और वजनदार बनाना चाहते हो। ये दिखाता है कि वो इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि अभी तक जो बहस हुई उसमें कुछ कमी थी। बिल्कुल, ये तो साफ है कि एनसीटीई नियमों का पालन कितना जरूरी है ताकि पूरी व्यवस्था में मतलब एक रूपता रहे, निष्पक्षता रहे। एकदम सही। अगर नियम ही फॉलो नहीं होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर जिसका जिक्र है इंचार्ज हेडमास्टर का वेतन। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दस्तावेज के हिसाब से तो आज ही 10 सितंबर 2025 इस पर सुनवाई होनी है। इसका खास मकसद क्या लगता है? इसमें बताया गया है कि लक्ष्य ये है कि जो शिक्षक इंचार्ज हेडमास्टर का काम कर रहे हैं जी, उन्हें रेगुलर हेडमास्टर के बराबर वेतन मिले। इसमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं जैसे लंबे समय से इंचार्जी के शोषण का सामना कर रहे हैं। शोषण, ये तो गंभीर शब्द है। हाँ, इसे टीचर्स के अधिकारों और उनके सम्मानजनक वेतन के लिए जरूरी कदम बताया गया है। देखिए, ये मामला सीधे सीधे समान काम समान वेतन के सिद्धांत से जुड़ता। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई टीचर भले ही वो इंचार्ज है लेकिन जिम्मेदारियां पूरी हेडमास्टर वाली निभा रहा है, स्कूल मैनेजमेंट, एकेडमिक काम, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ, तो फिर सैलरी में फर्क क्यों? ये सिर्फ पैसे का मुद्दा नहीं है, ये काम की पहचान और सम्मान का भी सवाल है। सही कहा। और दस्तावेज में शोषण शब्द का इस्तेमाल ये वाकई गंभीर है। ये इशारा करता है कि शायद सिस्टम का फायदा उठाकर टीचर से काम ज्यादा लिया जा रहा है पर उन्हें उसका सही मुआवजा नहीं मिल रहा। और ये स्थिति न सिर्फ टीचर्स का मोराल डाउन कर सकती है बल्कि ये एजुकेशन की क्वालिटी पर भी असर डाल सकती है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। हाँ, बिल्कुल। अगर टीचर ही खुश नहीं होगा तो वो पूरे उत्साह से काम कैसे करेगा? इस सुनवाई के नतीजे काफी अहम हो सकते हैं। कैसे? अगर कोर्ट इंचार्ज हेडमास्टरों के हक में फैसला देता है तो इसका असर सिर्फ उन टीचर्स पर नहीं होगा जिन्हें बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो फिर ये एक मिसाल बन सकता है।
एक नज़ीर कायम कर सकता है कि भाई सिर्फ पदनाम बदल देने से काम की जिम्मेदारी नहीं बदल जाती और वेतन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ी बात होगी। हाँ, ये भविष्य में ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को रोकेगा और टीचर्स की मेहनत के मूल्य को स्थापित करेगा और प्रशासन को भी सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या ये इंचार्ज वाली व्यवस्थाएं परमानेंट सोल्यूशन है या बस काम चला उपाय। आपने सही कहा, ये सिर्फ वेतन नहीं, काम के सम्मान और सिस्टम में निष्पक्षता का भी सवाल है। टीचर्स का मनोबल बना रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि उनके काम को सही पहचान मिले, सही मुआवजा मिले। बिल्कुल। चलिए, अब एक और थोड़ा पेचीदा मामला लगता है ये, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका जिक्र भी है इन नोट्स में। ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद रुकी हुई पदोन्नति मतलब प्रमोशन से जुड़ा है। अच्छा, प्रमोशन का मामला। हाँ, और इसमें लिखा है कि कुछ लोग इस मामले में अब सब्र खो रहे हैं। एक याचिका संख्या भी दी है 52322024, हिमांशु राणा व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य। इसके बारे में क्या खास जानकारी है इन नोट्स में? सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस याचिका में अब सरकार, एनसीटी या किसी और पार्टी को कोई काउंटर एफिडेविट मतलब जवाबी हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, काउंटर की जरूरत नहीं। हाँ, बस अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो इन नोट्स में कही गई है वो क्या है? वो ये है कि अब ये पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार की नियमावली का नियम 18 अल्ट्रा वायरस है और लागू नहीं किया जा सकता। अरे, अल्ट्रा वायरस? हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब क्या होता है? ठीक देखिए, अल्ट्रा वायरस एक लैटिन कानूनी शब्द है जी। इसका सीधा मतलब होता है शक्तियों से परे या अधिकार क्षेत्र से बाहर। अच्छा, मतलब अधिकार से बाहर। हाँ, जब कोई कोर्ट किसी कानून, नियम या आदेश को अल्ट्रा वायरस घोषित करता है तो इसका मतलब होता है कि जिस अथॉरिटी ने वो नियम बनाया, सरकार हो, कोई संस्था हो, उसके पास कानूनी तौर पर वो नियम बनाने का अधिकार ही नहीं था या उसने अपनी तय शक्तियों का उल्लंघन किया है। आसान शब्दों में कहें तो वो नियम कानूनी तौर पर अवैध है, शून्य है, जैसे वो कभी बना ही ना हो। बाप रे! तो अगर नियम 18 वाकई अल्ट्रा वायरस है जैसा ये दस्तावेज कह रहा है तो इसके परिणाम तो बहुत गंभीर होंगे। बिल्कुल। इसका मतलब होगा कि ये नियम लागू ही नहीं हो सकता। अब सोचिए, अगर टीचर्स के प्रमोशन इसी नियम 18 के आधार पर हुए हैं हाँ, या इसी नियम का हवाला देकर रोके गए हैं, हाँ, तो वो सारे फैसले कानूनी तौर पर अवैध हो जाएंगे। तो मतलब जो प्रमोशन हो गए वो भी रद्द हो सकते हैं। हो सकता है। ये पूरी प्रमोशन प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। हो सकता है कि इसके तहत हुए प्रमोशन रद्द करने पड़े या जिन्हें प्रमोशन नहीं मिला था उन्हें देना पड़े। ये तो बहुत बड़ी प्रशासनिक उथल-पुथल हो जाएगी। बिल्कुल। अब नियम अल्ट्रा वायरस क्यों होते हैं? कई बार ऐसा तब होता है जब कोई राज्य का नियम केंद्र के कानून से या संविधान से टकराता है। अच्छा, या फिर नियम बनाने का जो प्रोसेस तय है उसे फॉलो नहीं किया गया हो। ये समझना तो वाकई दिलचस्प है कि अल्ट्रा वायरस कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन दस्तावेज में जिस तरह लिखा है कि ये पूरी तरह स्पष्ट है, क्या ये मान लें कि ये तय हो गया है या ये सिर्फ याचिकाकर्ताओं का एक मजबूत दावा है? फैसला तो कोर्ट का ही होगा ना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। कानूनी मामलों में जब तक फाइनल जजमेंट ना आए, ये पूरी तरह स्पष्ट जैसे दावे अक्सर किसी एक पक्ष की अपनी व्याख्या या उनकी उम्मीद को दिखाते हैं। अच्छा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में कोई ऐसी टिप्पणी आई हो या कोई अंतरिम आदेश हुआ हो जिससे याचिकाकर्ताओं को ऐसा लग रहा हो, लेकिन हाँ, आखिरी फैसला तक कोर्ट ही सुनाएगा कि नियम 18 अल्ट्रा वायर्स हैं या नहीं। पर इस दावे का जिक्र होना ही ये बताता है कि मामला कितना गंभीर है और किस दिशा में जा सकता है। वाकई ये एक ऐसा मोड़ है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। चलिए, अब उन दूसरी सुनवाइयों पर भी एक नजर डालें जिनका जिक्र है इन दस्तावेजों में। जी, और कौन से मामले हैं? हाँ, इसमें बताया है कि एक मर्जर यानी विलय से जुड़ा मामला है। मर्जर? स्कूलों का? हो सकता है। इसकी सुनवाई 22 सितंबर को चीफ जस्टिस की बेंच में होनी है। और एक और मामला है कनिष्ठ समायोजन या जूनियर एडजस्टमेंट का। कनिष्ठ समायोजन? हाँ, इसकी सुनवाई 11 सितंबर को जस्टिस राजन रॉय की बेंच में है और लिखा है कि इसमें जल्द ही आपत्ति मतलब ऑब्जेक्शन भी फाइल होना है। ये कनिष्ठ समायोजन क्या चीज है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, कनिष्ठ समायोजन आमतौर पर उन टीचर्स के रेगुलराइजेशन, स्थायीकरण या पोस्टिंग से जुड़ा होता है जो सर्विस में नए हैं, मतलब जूनियर हैं। अच्छा, जो नए टीचर्स हैं? हाँ, कई बार उनकी शुरुआत में नियुक्ति टेम्पररी होती है या किसी खास प्रोजेक्ट के तहत। बाद में उन्हें रेगुलर कैडर में एडजस्ट करने का प्रोसेस चलता है। इसमें अक्सर सीनियरिटी, खाली पोस्ट और भर्ती नियमों को लेकर विवाद हो जाते हैं।
तो ये मामला भी टीचर्स की सर्विस कंडीशन और करियर स्टेबिलिटी से जुड़ा एक अहम पहलू है। और मर्जर वाला? जहां तक मर्जर का सवाल है, ये स्कूलों के विलय का मामला हो सकता है जैसा आपने कहा, या फिर अलग-अलग टीचर कैडरों का मर्जर भी हो सकता है। अच्छा। ऐसे मर्जर अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने या रिसोर्स बेहतर करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन इनसे टीचर्स की सीनियरिटी, प्रमोशन के मौके और सर्विस शर्तों पर असर पड़ सकता है। हाँ, उससे फिर विवाद होते होंगे। बिल्कुल। और फिर मामले कोर्ट पहुंचते हैं। इन सभी मामलों को अगर एक साथ देखें, समायोजन में नियम, इंचार्ज टीचर का वेतन, प्रमोशन के नियम, जूनियर टीचर्स का समायोजन, मर्जर मतलब नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक, सेवा के लगभग हर स्टेज को ये छूते हैं। सही बात है। ये स्थिति शायद एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी की क्लैरिटी की कमी, हाँ। नियमों की जटिलता या फिर उनको लागू करने में जो दिक्कतें आती हैं, उनकी तरफ भी इशारा करती है। इतने सारे मामलों का कोर्ट तक पहुंचना यही बताता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, ताकि टीचर्स को बार बार ये कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़े। हर एक केस अपने आप में जरूरी है, लेकिन इन सब का मिलाजुला असर पूरे एजुकेशन सिस्टम के कामकाज और टीचर्स के मोराल पर पड़ता है। वाकई इतने सारे अलग अलग मोर्चों पर कानूनी लड़ाई शिक्षकों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। जी। इसी संदर्भ में इन दस्तावेजों के आखिर में एक खास संदेश भी दिया गया है। वो क्या है? दस्तावेज के अंत में सभी साथियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। धैर्य। हाँ, और साथ ही शिक्षा के हित में न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखने का निवेदन भी है। और एक बात और, शुरू में भी महादेव जी का जिक्र करते हुए सबके हित और शिक्षा के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। ये संदेश क्या मायने रखता है? ये संदेश अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पहली बात, धैर्य बनाए रखने का आग्रह। हाँ। ये दिखाता है कि लिखने वाले समझते हैं कि ये कानूनी प्रक्रियाएं लंबी होती हैं, धीमी होती हैं, थका देने वाली हो सकती हैं। जी। नतीजा आने में वक्त लगता है, अनिश्चितता बनी रहती है। ये एक तरह से सच्चाई को मानना है। दूसरी बात, न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखें। ये दिखाता है कि तमाम मुश्किलों के बाद भी न्याय पाने की आखिरी उम्मीद जुडिशरी पर ही है। हाँ, सिस्टम पर भरोसा। हाँ, सिस्टम पर भरोसा, भले ही वो धीमा हो, उसे बनाए रखने की ये एक कोशिश है। और तीसरी, सबसे अहम बात है, शिक्षा के हित में और शिक्षा के उज्जवल भविष्य का जिक्र। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये कोशिश है कि इन कानूनी लड़ाइयों को सिर्फ पर्सनल फायदे नुकसान के नजरिए से न देखा जाए, बल्कि इन्हें एक बड़े मकसद से जोड़ा जाए, यानी एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना। ये एक तरह से कलेक्टिव स्पिरिट जगाने और मोराल ऊंचा रखने की कोशिश है, खासकर तब जब मंजिल दूर लगे और रास्ता कठिन। यह बताता है कि लड़ाई सिर्फ कुछ नियमों या पैसों की नहीं, बल्कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए भी है। तो आज हमने इन दस्तावेजों के जरिए शिक्षकों से जुड़े कई अहम कानूनी मोर्चों की जटिलताओं को समझने की कोशिश की। जी हाँ। हमने देखा कि कैसे शिक्षक समायोजन में NCTE नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठ रहा है, कैसे इंचार्ज हेडमास्टरों के लिए समान वेतन की मांग है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की मोशन की स्थिति और वो नियम 18 के अल्ट्रा वायर्स होने का पेचीदा सवाल सामने आया है। बिल्कुल। और साथ ही मर्जर और कनिष्ठ समायोजन जैसे दूसरे मामले भी लाइन में हैं। हाँ, और इन सभी मामलों का सार यही निकलता है, जैसा इन दस्तावेजों से साफ है, कि टीचर्स का करियर, उनकी सर्विस शर्तें और बड़े पैमाने पर पूरा एजुकेशन सिस्टम का ढांचा काफी हद तक कानूनी प्रक्रिया और नियमों की व्याख्या पर टिका हुआ है। आप देखिए, इन दस्तावेजों में बार बार जिक्र है NCTE नियम 18, समान वेतन का अधिकार, सुनवाई का मौका, ऑब्जेक्शन फाइल करने की प्रक्रिया। हाँ, ये सब कानूनी बातें हैं। ये सब दिखाता है कि पूरी लड़ाई कानूनी सिद्धांतों, नियमों के पालन और नेचुरल जस्टिस के इर्द गिर्द घूम रही है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक पारदर्शी और नियम आधारित व्यवस्था टीचर्स के लिए कितनी जरूरी है। ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद एक सवाल मन में आता है। जी, ये दस्तावेज हमें कानूनी पहलू, याचिका, नियम, सुनवाई, ये सब बताते हैं, लेकिन क्या हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इन कानूनी चुनौतियों की जड़ में मतलब कौन से ऐसे नॉन लीगल या सिस्टेमिक मुद्दे हो सकते हैं? सिस्टम से जुड़े मुद्दे। हाँ, जिनका जिक्र शायद इन नोट्स में उतना नहीं है। जैसे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सुस्ती है, या पॉलिसी में क्लैरिटी की कमी है, या फंड्स की कमी है, या फिर जैसे जैसे एजुकेशन बदल रही है उसके साथ नियम तालमेल नहीं बिठा पा रहे। हाँ, ये भी तो हो सकता है। क्या ये सब कारण भी इन समस्याओं को बार बार पैडर करने में भूमिका निभा रहे होंगे? ये एक ऐसा विचार है जो हमें इन दस्तावेजों से मिली जानकारी से थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है।